गुड मॉर्निंग। मैं दीनानाथ ठाकुर, कंटेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, झारखंड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज आप लोगों के समक्ष यूजी सेमेस्टर 2 के सीसी 3 के अंतर्गत मॉड्यूल 2 में जो टॉपिक है लैंडस्लाइड, उससे संबंधित। लैंडस्लाइड जिसे हम भूस्खलन के नाम से भी जानते हैं कि लैंडस्लाइड के अंतर्गत पर्वतों का मलबा, कीचड़, पत्थरों का एकाएक खिसकना हमारा भूस्खलन कहलाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष इसमें एक वृहद प्रश्न बनेंगे। उन्हीं प्रश्नों को वृहद तरीके से चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से एग्ज़ाम में समझ में आने लगे। तो चलिए सबसे पहले परिचय देखते हैं कि लैंडस्लाइड क्या है। लैंडस्लाइड एक मनोवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर का खिसकना, गिरना, पत्थरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें हमारा चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों से गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े या मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, जैसे कि पेड़ों का कटना, वनस्पतियों का कटना, सड़क के किनारे खड़ी चट्टानों के काटने, पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकते हैं। तो भूस्खलन की परिभाषा को भी जान लेते हैं कि भूस्खलन क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा मास मूवमेंट होता है। मास मूवमेंट कहने का मतलब है कि चट्टानों का एक निश्चित दिशा में एक निश्चित ढाल के अनुसार मूवमेंट होना, संचलन होना बृहद संचलन कहलाता है। यह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। जैसे कि पहाड़ी भागों में भूस्खलन एक मुख्य और व्यापक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि भारत में भी अनेक पहाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूस्खलन हमेशा आते हैं, जैसे हिमालय की श्रेणियाँ, जो कि प्राय जीवन और संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाती है। और चिंता का यह बहुत ही बड़ा विषय है कि भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना हो जाती है। ठोस अथवा सैल यदि अचानक ढलान से फिसल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जो छोटे से बड़े पैमाने पर विश्व के सभी देशों में होती रहती है, परंतु बड़े पैमाने पर भूस्खलन कम विशेष परिस्थितियों में होती हैं। बहुत से भूस्खलन नदियों के जलमार्गों के रास्ते से रोधक बनकर बड़े जलाशयों को जन्म देते हैं, जो अस्थायी होते हैं। कुछ समय बाद ऐसे बांधों के ऊपर पानी बहने लगता है और बांधों को बहा ले जाता है तथा इन अस्थायी जलाशयों अथवा झीलों को समाप्त कर देता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? भूस्खलन के नाम से जानते हैं। भूस्खलन अन्य भौतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी की भांति विनाशकारी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह जो है काफ़ी समय के लिए नगर के पास, टाउन के पास भूसंचलन होती है और जान माल के नुकसान होती है। जैसे कि सैल बहाव, कीचड़ का बहाव, चट्टानी टुकड़ों का गिरना, मलबा का खिसकना भूस्खलन के उदाहरण हैं। भूस्खलन के प्रकार जो हमारे पास है, तो इसको हम देखेंगे कि यूँ तो किसी भी ढलान पर चट्टानों के खिसकने को भूस्खलन कहते हैं। फिर भी भूआकृति विज्ञान के विशेषज्ञ ने इनको अनेक भागों में विभाजित किया। जैसे कि सबसे पहला है चट्टानों का या चट्टानों के टुकड़ों का गिरना, जिसे हम क्या कहते हैं? रॉक फॉल्स कहते हैं। वह भी भू संचलन के अंतर्गत अर्थात भू हलचल के अंतर्गत समाहित है। जैसे कि चट्टान जब एकाएक तीव्र गति से गिरने लगती है और वो अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, तो ऊपर से नीचे की ओर ढलान के अनुरूप लुढ़कते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? भू संचलन कहते हैं। और ढलान के आधार पर जब ये मलबा लटकता है तो भी यह भूस्खलन के अंतर्गत आती है। मलबा स्लाइड
इस प्रकार के तुलनात्मक रूप से सूखी चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी पर्वतों के नीचे की ओर खिसकती है। अगर कीचड़ या मड को प्रवाहित होना कहेंगे तो यह भी एक भूसंचलन का प्रकार है। इसमें चट्टानों के टुकड़े, मलबा, मिट्टी आदि निश्चित रूप से निश्चित दिशा की ओर ढलान से नीचे की ओर खिसकने लगती है और जिससे आने आसपास की जो बस्तियां हैं वो काफ़ी नष्ट हो जाती हैं। अगर हम खड़े ढलान से चट्टानों का खिसकना कहेंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, लुढ़कने को रॉक फॉल्स भी कहते हैं। यानी कि चट्टानों का खड़ा चट्टान जब एकाएक चट्टानी ढलान के सहारे गिरने लगती है तो रॉक फॉल्स कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर खूनी नाले में रामसू बस्ती, यहाँ से उदाहरण ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर खूनी नाले में रामसू बस्ती के पास इस प्रकार के भूस्खलन होते रहता है। रॉक स्लाइड हमारा जो है, तो रॉक स्लाइड तो वो भी हमारा क्या हो जाता है कि यदि किसी पहाड़ी ढलान पर कोई चट्टान अपने आधार से अलग होकर नीचे की ओर खिसकने लगता है तो उसे हम रॉक स्लाइड कहते हैं। फिर है हमारा स्लंप यानी चांदनी धंसाव। इस प्रकार के भूस्खलन में मलबा एक वक्र की भांति नीचे की ओर खिसकता है, इसके ढलान पर जाकर एकत्रित हो जाता है। अगर मृदा के रेंगने का बात बोले तो यह भी एक बहुत मंद गति वाला भूस्खलन है। इसमें मृदा के कण ढलान पर धीरे से नीचे की ओर खिसकते रहते हैं और इन दिनों तापमान की कुछ वृद्धि और रात में तापमान कमी होने से भी चट्टाने के कण अलग होने लगते हैं। यह विशेष रूप से चट्टानों के तापमान के ऊपर निर्भर रहता है। तो चट्टानों के ऊपर निर्भर रहना मृदा का रेंग कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि ब्लॉक स्लाइड, धरती का खिसकना अर्थात स्किप, धंसाव जैसे महत्वपूर्ण बात भी हमारा भूस्खलन के अंतर्गत शामिल। भारत में अगर भूस्खलन की बातें करें तो अनेक अनुभव और बारंबारता से प्रभावी कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृति कारक, ढाल, भूमि स्वरूप, वनस्पति आवरण, मानव क्रियाकलाप के आधार पर भूस्खलन क्षेत्र को बांटा गया है। यहाँ पे आधार को ध्यान दीजिएगा कि हमारा भूविज्ञान, भू आकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण, मानव क्रियाकलाप के आधार पर इसको बांटा गया है। जिसमें पहला जो है अत्यधिक सुभेदता क्षेत्र, मतलब सबसे अधिक मात्रा में यहाँ भूस्खलन होता है, जिसमें हमारा हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला, अंडमान निकोबार पश्चिम घाट, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र इसमें शामिल है। अधिक सुभेदता क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल करेंगे उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर, जिसमें असम हमारा नहीं आता है, बाकी हिमालय के सारे राज्य उत्तर पूर्वी भाग में शामिल है। और यहाँ पर क्या है कि अत्यधिक सुभेदता के क्षेत्र मिलती जुलती परिस्थिति है और यहाँ पर भूस्खलन के नियंत्रण करने वाले कारक का संयोजन, गहनता और बारंबारता देखने को मिलता है अंतर। आगे हमारा है कि मध्य सुभेदता या कम, मध्यम सुभेदता या कम सुभेदता। इसमें पार हिमालय, कम वृष्टि वाले क्षेत्र जैसे में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की स्फीति, अरावली पर्वत, कम वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, दक्कन पठार, वृष्टि छाया प्रदेश इलाके जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हमारा भूस्खलन देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या है, कम या मध्यम क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल है। अन्य क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, जिसमें दार्जिलिंग को छोड़कर असम, कार्बी अनलोंग को छोड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान शामिल है। अगर इसके परिणाम की बात करें तो परिणाम भी काफ़ी भयावह होती है। इसमें सड़कों का मार्ग जो है वह, इसमें हमारा सड़कों में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना, जल वाहिका के में चट्टानों के गिरने से पैदा हुई रुकावट के गंभीर परिणाम होते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी मार्ग में बदलाव बाढ़ ला सकती है, साथ ही साथ इसमें जान माल की क्षति भी होती है और इसमें आवागमन मुश्किल हो जाता है। अगर भूस्खलन जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं उससे बचाव के लिए भी मानव समुदाय को कुछ उपाय करना चाहिए। उसी उपाय में शामिल है, विशेष रूप से हम सभी जानते हैं कि भूस्खलन अंतर्जात और बहिर्जात बलों का कारण आते हैं। ये अकस्मात यानी कि एकाएक घटित होते हैं। इनके बारे में भविष्यवाणी करना काफ़ी कठिन है, जिस प्रकार भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसमें भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करना है, मैपिंग ऑफ लैंडस्लाइड पुराने एरिया, यानी कि जो क्षेत्र में भूस्खलन आ रहे हैं उन क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना है, जिसके सहारे क्या होगा कि हम उस क्षेत्रों में जंगलों का काटने और भवन निर्माण, पशुचारण में पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरा है कि मजबूत दीवार निर्माण करना, वैसे दीवार निर्माण करना जिसमें मलबा लुढ़क रहा हो और मजबूत दीवार के सहारे निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसमें अगर
आती भी है वो आपदा, उसमें रुकावट उत्पन्न हो। इंजीनियरिंग संरचना, इसमें विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उपाय करके भूस्खलन आपदा के प्रकोप को कम किया जा सकता है, जैसे पत्थर और लोहे के तारों के जाल को भूस्खलन के स्थान पर लगाना। जल अपवाह नियंत्रण, यदि जल अपवाह ठीक से हो तो चट्टानों में जल रिसाव कम होगा, जिससे भूस्खलन कम हो। कहने का तात्पर्य है कि चट्टानें जितने अधिक, चट्टानों में छिद्र कम होंगे उतने अधिक चट्टानों में भूस्खलन की जो मात्रा है वो कम होगी। वृक्षारोपण से भी हमारा भूस्खलन कम होता है, यह सबसे प्रभावशाली तरीका है। चट्टानों को जड़ें जो हैं वो वृक्षों की जड़ें चट्टानों में मजबूती के साथ मृदा अपरदन को रोकती है। भूवैज्ञानिक उपयोग में अगर बात करें साइंटिफिक में, तो पर्वतीय भागों, नदियों, पर्वतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से भूमि उपयोग करना चाहिए। लोगों को जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए। उसमें संगोष्ठी भी आवश्यकता है समय समय पर। इसमें नित्य नए नए कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए सरकार द्वारा, जिससे हमारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र अर्थात भूस्खलन की संभावना कम हो। तो ये जो हमारा था भूस्खलन, यह एक सबसे भूगोल के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में हम सभी को जानना आवश्यक हो जाता है। और यह विषय आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और यह जो CC3 है, इसमें विशेष रूप से हम लोग वही विषयों के बारे में पढ़ेंगे, वही विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपदा से संबंधित है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के समक्ष भूकंप, बाढ़ और ओजोन डिप्लेशन, जिसे हम ओजोन परत का ह्रास, ज्योग्राफी में समकालीन मुद्दे जैसे विषयों पर चर्चा किया है। और आने वाले वीडियो में भी आप लोगों को वैसे ही विषयों पर चर्चा होगी जो CC3 में आपदा से संबंधित है। धन्यवाद।